क्या एक छोटा सा द्वीप पूरी दुनिया का नक्शा और भविष्य बदल सकता है? सोचिए, दुनिया के एक छोटे से हिस्से में थोड़ी सी हलचल हो और उसका सीधा असर ग्लोबल इकोनॉमी और शांति पर पड़े। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम ताइवान, चीन और अमेरिका के बीच बुनी गई इस बेहद संवेदनशील और हाई स्टेक्स गुत्थी को सुलझाने वाले हैं, वो भी बिल्कुल निष्पक्ष रूप से। चलिए इस जियोपॉलिटिकल डोमिनो इफेक्ट को शुरू से समझते हैं। अब सबसे पहले इस हालिया और बहुत ही विस्फोटक बयानबाजी पर नजर डालते हैं। अमेरिकी राजनीति से कुछ ऐसे स्टेटमेंट सामने आए हैं जिन्होंने रातों रात दुनिया भर में हलचल पैदा कर दी है। ये तर्क कि ताइवान तो 9000 मील दूर है, हम उसकी रक्षा क्यों करें। सच मानिए, इस एक लाइन ने जियोपॉलिटिक्स में एक नई और काफी जोखिम भरी वास्तविकता लाकर खड़ी कर दी है। और यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल निकल कर आता है, क्या अमेरिकी नीति में आया ये बदलाव दुनिया को अगले बड़े संघर्ष की तरफ धकेल सकता है? दशकों से जो एक सुरक्षा का दायरा बना हुआ था, अगर वो अचानक हट जाए तो उसका अंजाम सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। लेकिन इस सब में आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस छोटे से द्वीप में ऐसी क्या खास बात है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच रखा है। 16,000 किलोमीटर। जी हाँ, ये द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका से इतनी विशाल दूरी पर स्थित है, लेकिन सच में इतनी बड़ी भौगोलिक दूरी भी इसके ग्लोबल इम्पैक्ट को जरा भी कम नहीं कर पाती। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ताइवान दुनिया भर के सेमीकंडक्टर्स यानी उन माइक्रोचिप्स का मुख्य हब है, जिनके बिना आज कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी काम नहीं कर सकती। इसके अलावा ये इंडो पैसिफिक के सबसे जरूरी व्यापार मार्गों के ठीक ऊपर बैठा है। अगर यहाँ कुछ भी ऊंच नीच होती है तो जापान, साउथ ईस्ट एशिया और यहाँ तक कि भारत की रणनीतिक सुरक्षा पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इस पूरे खतरे को सही से समझने के लिए हमें इस क्षेत्र के सैकड़ों साल पुराने और काफी उलझे हुए इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। अगर हम टाइमलाइन देखें तो इवेंट्स बहुत तेजी से बदलते हैं। 1911 में किंग राजवंश के गिरने से लेकर 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी के बनने तक, फिर वर्ल्ड वॉर II के दौरान बाहरी दुश्मन से लड़ने के लिए ये सब एक साथ आए, लेकिन युद्ध खत्म होते ही 1945 से 1949 तक एक भयंकर सिविल वॉर शुरू हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1949 में कम्युनिस्टों की जीत हुई और ताइवान का विभाजन हो गया। इस दौरान एक आंकड़ा जो बहुत ही खौफनाक है, वो है 33,000 किलोमीटर। ये लॉन्ग मार्च के नाम से जानी जाने वाली वो जानलेवा यात्रा थी जिसे कम्युनिस्ट ताकतों ने खुद को बचाने के लिए किया था, और इसी ने मुख्य भूमि चीन पर उनका कंट्रोल पक्का कर दिया। चलिए अब देखते हैं कि ये सब उस मॉडर्न पॉलिसी का हिस्सा कैसे बना जिसने इतने सालों तक ताइवान के लिए एक ढाल का काम किया है। मैं बात कर रही हूँ अमेरिका और ताइवान के इस जटिल गठबंधन की। 1950 के दशक का दौर काफी तनावपूर्ण था। 1954 और फिर 1958 में चीन ने ताइवान पर हमला करने और नाकेबंदी लगाने की पूरी कोशिश की। तब अमेरिकी नौसेना को सीधे तौर पर आगे आकर इस द्वीप को बचाना पड़ा। ये वो वक्त था जब अमेरिका पहली बार एक बड़ी सैन्य ताकत बनकर इस कॉन्फ्लिक्ट में खड़ा हुआ था। और यहीं पर सबसे बड़ा कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है 1979 का ताइवान रिलेशंस एक्ट, जो डिफेंसिव हथियारों की एक सॉलिड गारंटी देता है, और वहीं दूसरी तरफ है आज की वो राजनीतिक बयानबाजी जो सैन्य रक्षा की गारंटी देने से साफ इनकार कर रही है। ये बदलाव अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो ऐसे में ग्राउंड रियलिटी पर आज क्या हो रहा है? एक छोटा सा द्वीप एक विशाल सुपर पावर के सामने अपना बचाव कैसे करता है? यहाँ एंट्री होती है पोर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी, यानी शाही जानवर वाली रणनीति की। चूंकि ताइवान मिलिट्री नंबर्स के मामले में मैच नहीं कर सकता, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को अपनाया है। आइडिया बहुत सिंपल है, अपने आप को ऐसे रक्षात्मक कांटों से ढक लो कि हमलावर के लिए आगे बढ़ना इतना दर्दनाक, महंगा और विनाशकारी साबित हो कि वो खुद ही पीछे हट जाए। इसलिए एक बड़ी पारंपरिक सेना बनाने के बजाय उन्होंने ऐसे स्मार्ट हथियारों का भंडार जमा किया है जो सामने आने वाली नौसेना को मैक्सिमम डैमेज दे सकें, जैसे जहाज़ों को डुबाने वाली एंटी शिप मिसाइलें, हवा में ड्रोन्स के झुंड, समुद्री खदानें और मोबाइल रॉकेट लॉन्चर। और हाँ, हर नागरिक को युद्ध के लिए तैयार करने वाली अनिवार्य नागरिक रक्षा भर्ती भी इस रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इन सबसे भी ऊपर ताइवान का भूगोल यहाँ एक नेचुरल वेपन का काम करता है। यूक्रेन जैसे ज़मीनी युद्ध के मुकाबले समंदर पार करके एक द्वीप पर हमला करना एक बहुत बड़ा नाइटमेयर है।
या किसी भी हमलावर को पानी और हवा के रास्ते आने पर मजबूर करता है, जो रणनीतिक रूप से बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर यहाँ संघर्ष शुरू होता है तो माना जाता है कि पड़ोसी देश भी इसमें खिंच जाएंगे। जापान पहले से ही हाई अलर्ट पर है और संभावित हस्तक्षेप के लिए तैयार हो रहा है। दक्षिण कोरिया बेहद गहरी चिंता में है और फिलीपींस जैसे देश क्षेत्रीय गठबंधन के जरिए समर्थन ढूंढ रहे हैं। ये पूरे एशिया में एक खतरनाक डोमिनो इफेक्ट पैदा कर देगा। आखिर में हमें उस सबसे बड़े वाइल्ड कार्ड के बारे में बात करनी होगी जो सालों से इतिहास के पन्नों में दबा हुआ था। बात है 1970 के दशक की, जब ताइवान वास्तव में चुपचाप अपने परमाणु हथियार डेवलप कर रहा था। ये प्रोग्राम 1979 में तब रुका जब अमेरिका ने रक्षा की गारंटी दी। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि आज भी ताइवान के पास टेक्निकली वो क्षमता मौजूद है कि वे बहुत तेज़ी से बम बना सकें। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर आज की बयानबाजी ताइवान को विश्व स्तर पर पूरी तरह से अकेला छोड़ देती है, तो क्या उन्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए अपने उस सीक्रेट परमाणु कार्यक्रम को फिर से जिंदा करना पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। खैर, जियोपॉलिटिक्स की ये बिसात लगातार बदल रही है और इस तरह के ज़बरदस्त और डीप विश्लेषण आगे भी मिस ना हो, इसलिए स्टडी इन बिहार चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस उलझी हुई भू राजनीति को समझने के इस सफ़र में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत